तो हमने शुरुआत की थी फ्लक्स वेक्टर। देखो बता देता हूँ। फ्लक्स वेक्टर की शुरुआत हमने की थी कि अगर अ, कोई एक क्वांटिटी फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से, और मानो कि ये स्क्रीन वेलोसिटी पे दिख रहा वेक्टर। था। अब स्क्रीन दिखा? हाँ सर। हम्म। तो ये कहा गया था कि अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर है इस तरीके से, एक विंडो में से फ्लो करेगा, विंडो की एरिया वेक्टर आपको आपको यहाँ पे अगर पूछा गया कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तो आपको ये बताना है पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम उस विंडो में से फ्लो, वॉल्यूम ऑफ द एयर उस विंडो में से फ्लो कर रहा है। तो आपको उस वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई उस विंडो का एरिया वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दे देता। लेकिन यहाँ पे जो ये एरिया वेक्टर आया, सवाल ये उठ गया कि एरिया वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे, क्योंकि एक ऐसा ओपन सरफेस का दोनों डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आएगा। तो मैंने एक ही चीज लिख दी थी यहाँ पे कि फॉर एरिया वेक्टर if the surface is open, if the surface is open, then area vector should be uh, must be chosen in the direction of flowing vector, of flow vector। माने फ्लो वेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि फ्लो वेक्टर हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्लो वेक्टर ई हो जाएगा। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्लो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये फ्लो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बट अगर सरफेस ओपन है तो आपको उसी डायरेक्शन पे लेना होगा एरिया वेक्टर का, जिस डायरेक्शन पे आपका फ्लो वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्लो वेक्टर है वेलोसिटी जिसका डायरेक्शन ये है, तो आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये ले लोगे, ठीक है, ये नहीं लोगे। क्लियर है? अगर सरफेस क्लोज होता है, if the surface is closed, तब क्या करेंगे? तब the area vector is always outward the surface, and of course area vector is always normal to the surface। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो अर्थात ये है कि अगर ऐसा एक क्यूब मानो, ऐसा एक क्यूब मानो, तो इस क्यूब के कितने फेसेस हो जाएंगे? आवाज आ रहा है ना? यस सर, 6। हम्म। तो इस क्यूब के क्या फेसेस हो जाएंगे? कितने? 6 फेसेस हो जाएंगे। तो मानो कि मैं ये नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे ये 1 2 3 4 फेस का एरिया वेक्टर, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, ये क्यूब जो है ये क्लोज सरफेस है, तो इसका 1 2 3 4 फेस का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। फिर अब मैं 7 8 6 5 का एरिया वेक्टर ले रहा हूँ, तो इसका वेक्टर बाहर हो जाएगा। मानो कि 1 2 7 8 ऊपर वाला ले रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर हो जाएगा। मानो कि मैं अब नीचे वाला ले रहा हूँ, तो ये 3 4 5 6 का ले रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा। सिमिलरली मानो कि मैं अब ये सामने वाला फेस ले रहा हूँ, तो इसका वेक्टर एकदम सामने आता हुआ रहेगा। और सिमिलरली
मैं ये इसका एग्जैक्टली पीछे वाला फेस ले रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा पीछे जाता हुआ रहेगा। तो अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर नॉर्मली टू दी सरफेस रहेगा और एकदम बाहर आता हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो कि एक ऐसा प्रिज्म है, ये सब मैंने पिछले क्लास में किया था, फिर भी देख लो। मानो कि प्रिज्म है, इस तरीके का प्रिज्म है, तो इसके कितने फेसेस हो गए? इसके 5 फेसेस हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो इसका पीछे वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर इसको बाहर की तरफ आ रहा होगा। ये जो ट्रायंगुलर फेस है सामने वाला, ये ट्रायंगुलर फेस जो सामने वाला है, इसका एरिया वेक्टर इसको बाहर आता हुआ रहेगा। ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर इसके नॉर्मली आता रहेगा। ठीक है। और ये जो पीछे वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर फेस, इसका एरिया वेक्टर इसको नॉर्मली आएगा। और एक बस बच जाता है जो कि इसका बॉटम वाला फेस है, जो कि इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा। तो इसके 5 फेसेस हैं, पांचों बाहर की डायरेक्शन पे है। सिमिलरली सिमिलरली अगर एक स्फीयर होता है, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया वेक्टर हमेशा इसको रेडियली आउटवर्ड्स मिलेगा। हमेशा इसको रेडियली आउटवर्ड्स होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, ये भी एक क्लोज सरफेस है। सिमिलरली अगर एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के कितने फेसेस हैं? ये बताओ, सिलेंडर के कितने फेसेस हो जाएंगे? 3। 3 है ना? तो हाँ। क्या क्या ये वाला एक फेस है जो कि इसका एरिया वेक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर ये एक फेस हो गया फ्लैट वाला, जिसका एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा। सो 2 फ्लैट सरफेस हो गए, ये वाला और ये वाला। और एक आपको कर्व्ड सरफेस मिलेगा, ये वाला, है ना? ये कर्व्ड सरफेस का एरिया कैसा होगा बताओ? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट मानो कि अगर ये इसका रेडियस वेक्टर है, कहीं पे भी ये इसका रेडियस वेक्टर है, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। रेडियली आउटवर्ड्स होगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स होगा। अगेन यहाँ पे जितना भी मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों एग्जाम्पल में सब क्लोज सरफेस है, इसीलिए इनकी एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की डायरेक्शन पे आ रहा है। और अगर सरफेस इस तरीके से ओपन है, तब आपको उसी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर लेना होगा जिस डायरेक्शन पे वो फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का या फिर किसी भी फील्ड का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, सॉरी वो वेक्टर का डायरेक्शन है, उसी एरिया वेक्टर, उसी डायरेक्शन पे एरिया वेक्टर ले लोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट विथ छोटा सा एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल। इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ओवर अ क्लोज सरफेस। नाउ इधर देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एरिया वेक्टर का पहचान हो गई। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का पहचान हम दो तरीके से देख लेते हैं। एक एक केस में हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और एक केस में हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो दोनों इन्वेस्टिगेट कर लेंगे ताकि अच्छे से हम लोग को पहचान हो जाए। गॉस लॉ का भी मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर दिया था पहले,
उसको हम लोग वापस से देखेंगे। तो आ, यहाँ पे वापस से आ जाना। मानो कि ये पहला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा हूँ, ई है। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेरा एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है यहाँ पे, क्यूब का, क्यूब है ये, एंड ये क्यूब का ए है, ठीक है। फिर मेरे पास एक, अभी जो डायग्राम बनाया था मेरे पास प्रिज्म का है, ये एक हो गया। और एक डायग्राम मैं ले लेता हूं सिलेंडर का, ठीक है। अब मुझे इन तीनों में बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन तीनों में बताना है। तो देखो क्या बोल रहा है माजरा, मुझे बताओ ये वाले सरफेस का एरिया कितना होगा, बताओ। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड, ठीक है। ये इसका एरिया वेक्टर है। सिमिलरली इधर का एरिया वेक्टर बाहर होगा, सिमिलरली इधर का एरिया वेक्टर बाहर होगा, इधर का एरिया वेक्टर बाहर, इधर का एरिया वेक्टर बाहर, इधर का एरिया वेक्टर बाहर। तो सारे एरिया वेक्टर्स बाहर हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके साथ इनका एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायग्राम, डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। सो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो येलो से लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है डायरेक्शन। तो मुझे बताओ, अगर मैं नंबरिंग करूं यहाँ पे, ये 1 फेस है, ये 2 फेस है, ये 3rd फेस है, ये 4th फेस है, सामने वाला 5th फेस है, ये जो 5th फेस है, एंड ये पीछे वाला 6th फेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फाई 1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट विथ एरिया वेक्टर है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बीच में कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर है। तो मुझे बताओ, जब हम फर्स्ट फेज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्रीज, है या नहीं है? यस सर। तो 1 cos 180 कितना हो जाता है? -1। तो ये ई ए स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर मैं फाई 2 निकालूं तो ये ऑपोजिट फेस वाला, फिर से आपको इनके बीच में एंगल तो 0 मिलेगा, तो cos 0 1 है, तो आपको ई ए स्क्वायर आया। फिर हम निकालते हैं फाई 3 जो ऊपर वाला फेस है, इनके बीच में एंगल देखो, दोनों जगह पर फाई 3 और फाई 4, दोनों केस में एंगल इनके बीच में 90 डिग्रीज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो cos ऑफ 90 आपको क्या 0 दे देगा? cos ऑफ 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली जब हम फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 5th एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6th सरफेस कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी देखो, ये भी 90 डिग्रीज है या नहीं है? दोनों भी 90 डिग्रीज होगा। ऑलराइट, इमेजिन कर पा रहे हो ना? यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ या ना बोलो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि नेटवर्क सही है। तो देखो, यहाँ पे सारे फेसेस की वजह से अगर मैं फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट कैलकुलेट करूं, तो मुझे क्या आ रहा है? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो देखो, यहाँ पे इतना फैक्टर तो ये 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है सबकी वजह से। और जो फाई 1 की वजह से है माइनस ई ए स्क्वायर, और जो फाई 2 की वजह से है ई ए स्क्वायर, वो दोनों कैंसिल आउट होके आपको 0 दे देंगे। तो फाई नेट क्या रहा है यहाँ पे? 0। तो इसका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through a closed surface is 0। इसका ये मतलब भी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, इस क्लोज सरफेस का वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द वॉल्यूम। ठीक है, एंड आपको ये भी कह सकते हो दैट इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 देन द क्लोज सरफेस encloses no charge inside itself। ये सब हम कंक्लूजन कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स, अब ये समझो, दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज फाई इन, ये इतना घुस रहा है यहां से, एंड दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज फाई आउट, यहां से इतना ही निकल रहा है। ठीक है, तो फाई इन और फाई आउट का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे देखो दोनों बराबर है, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है एरिया वेक्टर से, सो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है, बट इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, ई स्क्वायर ही है। तो ये दोनों बराबर होने के कारण आपके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो बराबर है, और ये हम जनरलाइज कर सकते हैं कि एक क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी रखा जाए तो भी यही केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है कमेंट नहीं किया हुआ है, चाहे कुछ भी हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। अगर डाउट है तो हम इसमें भी इन्वेस्टिगेट करके देख लेते हैं। आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. देखो, ये जो अभी पीछे वाला सरफेस है इसकी वजह से हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी एरिया वेक्टर बाहर होगा। सिमिलरली ये जो स्लैंट है इसकी वजह से एरिया वेक्टर बाहर होगा, ये डाउनवर्ड वाला एरिया वेक्टर बाहर है, पीछे वाला एरिया वेक्टर बाहर है, सामने वाला एरिया वेक्टर बाहर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इधर की डायरेक्शन पे होगा, वो इधर की डायरेक्शन पे होगा, वो सामने वाले सरफेस के लिए, ये डाउनवर्ड फेस के लिए, ये स्लैंट वाले फेस के लिए। और एक चीज मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो ये वाला लेंथ है ये ए है, और इसका जो स्लैंट लेंथ है ये बी है, और ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, तो तो अगर मैं इसको नंबरिंग करूं 1, नीचे वाला 2, स्लैंट वाला 3, सामने वाला सरफेस 4 एंड पीछे वाला सरफेस 5, तो मेरा 5 1 जो है वो कितना आ जाएगा, ई A1 cos ऑफ 180 है इनके बीच में एंगल, cos ऑफ 180 माने -1, तो ई A1 कितना है, इसका ये लेंथ तो हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ तो ए है ना, ये वाला लेंथ ए है, एंड दिस परपेंडिकुलर लेंथ अगर मैं ये बी बोलूं तो बी cos थीटा हो जाएगा, तो ए बी cos थीटा हो गया। 5 1 कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. तो अब फिर हम 5 2 निकालते हैं। 5 2 मेरा नीचे वाला है, ठीक है, 5 2 मेरा नीचे वाला है,
अब ध्यान से देखो, फाई 2 में जो एंगल बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पे जब मैं एरिया वेक्टर निकालूंगा cos ऑफ 90 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। सिमिलरली जब मैं फाई 4 निकालूंगा तब भी मुझे एरिया वेक्टर 90 मिलेगा, क्योंकि ये वाला तो एरिया वेक्टर सामने आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हॉरिजॉन्टली है, तो एरिया वेक्टर आपको फाई 4 के लिए भी 0 मिलेगा। सिमिलरली एरिया वेक्टर फाई जो पीछे वाला सरफेस है यहाँ पे, ये पीछे वाले सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सामने आ रहा हुआ है, तो 90 डिग्रीज है। तो इसके लिए भी आपको फाई 5 जो है पीछे वाला, इनके लिए भी 0 हो गया। बचा मेरे पास सिर्फ एक ही फील्ड है 3 का। 3 जो मेरा स्लैंट है, ये जो स्लैंट वाला है इसकी वजह से, ठीक है, इसका सामने है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो ये वाला जो एंगल होगा इनके बीच में, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो हम देखेंगे अभी, तो ये ई ए इनके बीच में एंगल कितना है, cos थीटा का, और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो ए बी cos थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, नहीं लिखा था। ऑलराइट, अब देखो, तो जब मैं अब इसके लिए भी नेट फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, तब मैं फाई 1 पांचों सरफेस के लिए ऐड करूंगा, फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5, तो मुझे ये वैल्यूज एंड ये वैल्यूज 0 को जा रही हैं। बच्चा फाई 1 और फाई 3, फाई 1 और फाई 3 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट साइन ऑपोजिट है, तो इस वजह से ये भी आपको नेट 0 मिलेगा। तो इस केस में भी आपको फाई नेट क्या है, 0 मिल रहा है। देख रहे हो, इस केस में भी आपको फाई नेट 0 मिल रहा है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द क्लोज सरफेस। क्यों? क्योंकि उस क्लोज सरफेस के वॉल्यूम में कहीं पे भी कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है। क्लियर है ये बात? तो कोई भी क्लोज सरफेस से अगर यूनिफॉर्म फील्ड जा रहा है तो वो नेट फ्लक्स 0 दे देगा। अब आते हैं सिलेंडर पे। समझ में आ रहा है ना बातें अभी तक? यस सर। यस सर। मानो कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अच्छा बाद में हम लोग और भी आएंगे क्वेश्चंस में, यहाँ पे याद रखना हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई अंदर कोई चार्ज रखा हुआ नहीं है, इनके इन सरफेसेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ नहीं है, ताकि इस ना ही इन सरफेसेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ना ही इन सरफेसेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ही इन सरफेसेस के अंदर कोई चार्ज है। बस क्या किया जा रहा है, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेसेस ले लिया जा रहा है और उसको एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जा रहा है, ठीक है। अब ये मत अज्यूम कर लेना अगर उन सरफेसेस पे कोई चार्ज आ गया तो फिर मामला अलग होगा, कहानी अलग होगी। अब ना ही इन सरफेसेस पे कोई चार्ज है, ना ही इन सरफेसेस के अंदर कोई चार्ज है, बस इन सरफेसेस को हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में लाके रख रहे हैं। पहले सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रखा गया, फिर सिलेंडर को वर्टिकल रख दिया गया, फिर सिलेंडर को टिल्ट करके रखा गया। सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मानो कि इसका रेडियस r है, इसका हाइट h है, ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका हाइट h है। सिमिलरली इधर पे भी इसका रेडियस r है, इसका हाइट h है ना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अब तो ये एस्टैब्लिश हो गया ना कि कोई अगर क्लोज सरफेस है तो फिर उसके अंदर से नेट, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा होगा उसके, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा होगा।
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ये तो हो गया। तो इसमें भी क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो इसमें भी नेट फ्लक्स 0 आएगा, इस सिलेंडर में भी। बट अब मैं ये नहीं पूछ रहा, अब मैं ये पूछ रहा हूं मुझे इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस जानना है। कर्व्ड फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड फेस। कर्व्ड फेस यहाँ पे ये वाला कर्व्ड फेस है ना, ये वाला कर्व्ड फेस है। सिमिलरली ये वाला कर्व्ड फेस है, सिमिलरली ये वाला कर्व्ड फेस है। और जो फ्लैट फेस है वो ये है। सिलेंडर के पास दो फ्लैट फेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है ना। तो मुझे तीनों केस में कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है। देखो क्या करोगे, पहले वाले केस में मेरे को जो फ्लैट सरफेस है उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ये होगा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, मानो कि ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में 180 डिग्रीज, यहाँ पे 0 डिग्रीज, यहाँ पे 0 डिग्रीज और यहाँ पे 90 डिग्रीज। तो आपको फाई 3 जो है, फाई 3 आपका कर्व्ड सरफेस के थ्रू है, तो फाई 3 तो 0 आ गया। फाई 1 माइनस ई ए होगा और फाई 2 ई ए होगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 है। तो यहाँ पे फाई नेट अगेन 0 आ रहा है, ठीक है। फाई 3 तो 0 ही है और फाई 1 फाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाई नेट यहाँ पे अगेन 0 आ रहा है। लेकिन जो फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस है, जो कि आपको फाई 3 की वैल्यू बतानी है, वो भी 0 है। क्लियर है ये बात? अब हम आते हैं सेकेंड वाला केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, तो देखो अब मेरा यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, फ्लैट सरफेसेस का तो ऊपर है और कर्व्ड सरफेसेस का ऐसा होगा। फ्लैट सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज है, चाहे आप A1 ले लो चाहे आप A2 ले लो। दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो यहाँ पे दोनों केस में जो फाई 1 है और फाई 2 है, बिकॉज कॉस ऑफ 90 का एंगल है, तो वो 0 है, ठीक है। तो आपके फ्लैट सरफेस में से तो कोई फ्लक्स नहीं जा रहा होगा, बट यहाँ पे कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स कितना जा रहा होगा? कर्व्ड सरफेस से फिक्स फ्लक्स कितना जा रहा होगा? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो पहले मुझे ये सवाल का जवाब दो, ये क्लोज सरफेस है या नहीं है? है सर। क्लोज सरफेस है, तो इसमें से फाइनेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फाई नेट क्या है? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस जो फाई 3 है इसके कर्व्ड सरफेस के थ्रू, ये तीनों का सम 0 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। अब तो मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, वो 0 आना चाहिए। बाकी दोनों तो 0 आ गया, बट कर्व्ड सरफेस से भी 0 आना चाहिए, याद रखो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस सिलेंडर का विभाजन कर दूंगा। सिलेंडर का मैं विभाजन कर दूंगा कैसे? एक ऐसा प्लेन ले लूंगा, एक ऐसा प्लेन ले लूंगा और सिलेंडर को एकदम काट दूंगा मैं, ठीक है। सिलेंडर को एकदम काट दिया, और जब मैं इसके आधा वाला पुर्जे का एनालिसिस करूंगा तो मुझे ये मेरा आधा है, ठीक है।
तो अब मैं इस आधे का एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पे और एक आधा होगा मेरे पास। कंफ्यूज मत हो ना, ये क्लियर हो गया तो मतलब गॉस लॉ का आधा चीजें दिक्कत दूर। देखो एक आधा इधर, दूसरा आधा सिलेंडर के इधर, मेरा फील्ड लाइन इधर से इधर आ रहा है। तो मानो कि ये आधे पार्ट में, दिस लेफ्ट हाफ एंड दिस राइट हाफ, ये आधे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा होगा एंड इस आधे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रहा होगा, मतलब इस सरफेस को छोड़ रहा होगा। नेट तो जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर फाई 1 डैश और यहाँ पे फाई 2 डैश अगर मैं बोलूं, तो फाई 1 डैश और फाई 2 डैश दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे एंड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, अब ये समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा यहाँ पे, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और एक बता देता हूँ। मानो कि ये फील्ड लाइन है और अगर मेरा जो एरिया वेक्टर है वो कुछ ऐसा स्लैंट आता है, तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि इसका तो एरिया वेक्टर, मानो कि ये टन एंगल थीटा वर्टिकल ले लेते हैं, ये एरिया वेक्टर इसका ऐसा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है, तो इनके बीच में एंगल थीटा हुआ, तो इसका फ्लक्स यहाँ पे ई ए कॉस थीटा हो जाता है। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा साइड करो, क्योंकि इन दोनों के बीच में का डॉट प्रोडक्ट इज आपको ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर, नो डाउट वैसा है। बट अभी थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे साइड करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एरिया वेक्टर को बस रिजॉल्व कर रहा हूं। आपको याद है हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जब कर रहे थे तो एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट है कह रहे थे, और अगर कोई एक एंगल पे इंसिडेंट होता है तो मैंने प्रेशर निकालने के लिए ये इंसिडेंट लाइट को परपेंडिकुलर कितना, नॉर्मल सरफेस कितना मिल रहा है वो देख रहे थे, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ा था। सेम चीज आइडिया यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल है एंड ये जो परपेंडिकुलर है, दिस इज ई पैरेलल एंड दिस इज ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो ये कंपोनेंट है ए कॉस थीटा का एंड ये कंपोनेंट ए साइन थीटा का, एक सेकेंड, एंगल सही तो लिया होगा ना, चेक कर लेते हैं। मेरा एंगल ये थीटा लिया हुआ है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ये परपेंडिकुलर एरिया का फेस हुआ, ये पैरेलल एरिया का फेस हुआ। परपेंडिकुलर एरिया पैरेलल एरिया क्यों कह रहा हूं मैं, तो देखो ये जो यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा और ये जो यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा, ये वापस से उस प्रिज्म पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। ये जो एरिया वेक्टर है एंड ये जो एरिया वेक्टर है, दिस एरिया वेक्टर वुड बी, इस सरफेस का एरिया वेक्टर वुड बी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, यहाँ पे एरिया वेक्टर होना चाहिए था, हाँ, this is perpendicular face, this is the perpendicular faced by the area vector which is a cos theta, and similarly this is the parallel area faced by the electric field vector which is a sin theta। समझ में आ रहा है मैंने क्या यहाँ बोलना चाहा आपको? मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूं कि ये जो फेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, ये जो फेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है, और वो एरिया इस सरफेस का जो कि आपका ओरिजिनल सरफेस था, इस सरफेस का
ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस सरफेस का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. दिस मच ऑफ पैरेलल एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी फेसिंग. सिमिलरली this much of perpendicular area vector the electric field would be facing perpendicularly. ठीक है, और ये किसका कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का? ये आपका जो ओरिजिनल स्लैंट फेस था उसका कंपोनेंट था. तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि आपका दिस वैल्यू इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का सिंपल प्रोडक्ट विद द परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का कंपोनेंट. क्लियर है ये बात? हाँ या ना बोलो. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं. तो सेम आइडिया यहाँ पे आते हैं. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आ रहा है तो फिर ये परपेंडिकुलरली कितना नेट एरिया फेस करेगा, ये सवाल है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली कितना नेट एरिया फेस करेगा, तो उसका जवाब आपको इस सरफेस के एरिया से पता चल जाएगा. इस सरफेस के एरिया से पता चल जाएगा. इस सरफेस का एरिया कितना होगा? अगर ये डायमीटर 2r है और ये हाइट h है तो इस सरफेस का एरिया 2rh हो जाएगा. सिमिलरली इस सरफेस का एरिया 2rh हो जाएगा, है ना? है या नहीं है? यस सर. एंड इसका एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, इसका एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, and the electric field vector would be in this direction, the electric field would be in this direction. Oh, sorry. Will be in this direction. ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में एंगल how much 180 डिग्रीज है, यहाँ पे इनके बीच में एंगल 0 डिग्रीज है. तो phi 1 डैश आपको कितना आ जाएगा? phi 1 डैश आपको आ जाएगा E 2RH cos 01. phi 2 dash will be E 2RH cos 180, so -1. ठीक है, तो देखो phi 1 dash ये this much is flux in flux and this much is out flux. क्लियर है? सो नेट जो है वो तो 0 ही है, नेट जो है वो तो 0 ही है. और फिर ये नेट क्या है? ये phi 3 है टोटल. तो ये phi 3 तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो आपको टोटल जो है वैल्यू वो तो 0 आ ही रहा है. आपको जो टोटल वैल्यू है वो तो 0 आ ही रहा है. और लेकिन इसके आधे फेस पे इनफ्लक्स हो रहा है और आधे फेस पे आउटफ्लक्स हो रहा है या नहीं है? ये समझ रहे हो ना बात को? यस सर. तो यहाँ पे आप सिंपल अगर पूछा जाए कि फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, अगर पूछा जाए फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, तो वो तो नेट 0 हो जाएगा. ये एक स्टेटमेंट हुआ. दूसरा स्टेटमेंट है, अगर पूछा जाए फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, पासिंग थ्रू द सिलेंडर, यहाँ पे नेट फ्लक्स कुछ नहीं पूछ रहा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, तो आप ये वैल्यू बोल दोगे 2RH का. समझ में आया? समझ में आया इतनी बात? यस सर. तो ये 2 पॉइंट को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाता है ना. ये तीसरे वाले का देख लो. तीसरे वाले का ये एरिया वेक्टर इधर है, ये एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इसको नॉर्मली निकल रहा होगा इस तरीके से. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ है. तो
ऑफ कोर्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है. दिस एंगल वुड बी पाई माइनस थीटा. Alright, this angle would be pi by 2 minus theta, and this angle would be theta minus pi by 2. अब सबके वजह से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है मानो. सो phi 1 जो है वो E A1 cos of theta हो जाएगा, which will be equal to E pi r square cos theta. Similarly, phi 2 will be E A2 cos of pi minus theta. Cos of pi minus theta क्या होता है? cos of pi minus theta cos theta ही होता है ना, but with a negative sign. पता है ना ये चीज? हेलो. Yes, sir. phi 3 E A3 और cos of pi by 2 minus theta. तो ये वैल्यू हो जाएगा E A2. A3 के लिए फिर से हम क्या करेंगे? A3 के लिए हम उतना ही एरिया लेंगे जितना 2RH में ले रहे थे पहले, एंड इनके बीच में एंगल साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे हम वो कर्व सरफेस नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे कर्व सरफेस का कितना एरिया हो जाएगा? 2 पाई आर एच का एरिया हो जाएगा. हम ये वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो फेस का वैल्यू ले रहे हैं जो फेस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करेगा. ठीक है. जो फेस एक्चुअली, जैसे कि यहाँ पे ये फेस था, ये फेस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड फेस कर रहा था, तो ये वाले फेस की वैल्यू ली हुई है, ना कि पूरे कर्व्ड सरफेस की वैल्यू ली हुई है. ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी का ही एरिया ले रहे हैं, ना कि 2 पाई आर एच का वैल्यू ले रहे हैं. ये नहीं ले रहा है. तो आपको नेट यहाँ पे आपको ये दोनों तो 0 हो जाएगा. आपको 2RH साइन थीटा ई हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर है ना ये पार्ट? Yes, आगे sir. बढ़े. Yes. आगे हम अब एक स्फीयर को लाके रखते हैं, हेमीस्फीयर को. सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. पहले ऐसा रखा हुआ है, ये आर है हेमिस्फीयर का. फिर हम ऐसा रख रहे हैं, ये आर है हेमिस्फीयर का. ठीक है. इन दोनों केसेस में अब फिर से फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस बताना है. फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस बताना है. तो देखो, यहाँ पे मेरे पास दो सरफेस है. क्या क्या? ये एक फ्लैट सरफेस है और ये एक आपको कर्व्ड सरफेस मिलेगा. तो यहाँ पे क्योंकि ये अगेन क्लोज सरफेस है, तो आप ये कह सकते हो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस मस्ट बी इक्वल टू 0. नाउ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है. आपका जो एरिया वेक्टर है फ्लैट सरफेस की वजह से इज दिस. दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है. तो फ्लैट सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा? E डॉट ए का cos 90. तो ये आपको 0 दे देगा. क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? Yes, sir. तो आपको नेट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस भी 0 आएगा. ठीक है. नेट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस भी 0 आएगा.
बट अगर आपको ये पूछा गया है कि फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू दी हेमिस्फीयर, तब क्या बोलोगे? तब आप कितना क्रॉस सेक्शन फेस कर रहा है ये एनालाइज करोगे। मानो कि जितना परपेंडिकुलर फेस है वो फेस की वैल्यू हम लेंगे। जितना परपेंडिकुलर फेस है इतना परपेंडिकुलर फेस ये फॉलो करेगा। एंड इसका रेडियस कितना है बताओ जरा। इस सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा जितना हेमिस्फीयर का रेडियस है, और उसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया बताओ जरा कितना एरिया हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आपको यहाँ पे ई पाई आर स्क्वायर बाई 2 is the flux flowing through the hemisphere. ठीक है। Similarly in the second case again यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है एंड एक कर्व्ड सरफेस है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन है। जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसा है, हर जगह पर नॉर्मली आउटवर्ड्स है, हर जगह पर नॉर्मली आउटवर्ड्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म वेक्टर है वो तो आपको ऐसे ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस केस में हम जब करेंगे फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस should be 0 because this is a closed surface। तो नाउ फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस आपको 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दोनों के बीच में अब एंगल 180 डिग्रीज का है। and flat surface का area is pi r square, so this will be minus of this value। तो आपको कर्व्ड सरफेस के थ्रू एरिया इसमें से कितना जाता हुआ दिखेगा? क्योंकि नेट है टोटल 0 तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। समझे बात? ये मैंने ई पाई आर स्क्वायर को, ये जो वैल्यू है माइनस ऑफ ई पाई आर स्क्वायर को मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, फिर कर्व्ड सरफेस को निकालने के लिए इसको राइट हैंड साइड लेकर चला गया, तो मुझे कर्व्ड सरफेस के थ्रू वैल्यू इतना मिल जा रहा है। क्लियर है ना ये बात? यस सर। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को? यस सर। ठीक है। ऑलराइट। पिछले क्लास में ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने शायद से, कि एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, और यहाँ पे एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, जिसका एक साइड ए डिस्टेंस पे है, दूसरा साइड √2 a डिस्टेंस पे है। इसका स्क्वायर फेस का साइड ए है और इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। ये क्वेश्चन हमने किया था ना शायद से पिछले क्लास में। इसमें फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस बताना था, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो वो आ जाता है लैम्डा बाई लैम्डा ए बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। किया था ना, याद है आपको? यस सर किए। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सिंपल से शुरू करते हैं। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is given by a I cap मानो plus b j cap। so find the, पूछा हुआ है find the phi net through square of side L in YZ plane। करो इसको सॉल्व।
सर एल स्क्वायर होगा। हम्म, एल स्क्वायर। ए एल स्क्वायर। एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर बताओ क्या है। ए कॉस 0। एरिया वेक्टर ब्रो, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बताओ। वेक्टर जैसे कि ये वेक्टर है ना, उस तरीके से वेक्टर बताओ। एल स्क्वायर आई कैप। ऐसे ही कुछ होगा, देखते हैं। आई कैप जे कैप दिया एंड वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है कह रहा है। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड, वाई जेड प्लेन में ई आई कैप जे कैप है ना। तो आई कैप जे कैप है तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर पे होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया वेक्टर जो है वो स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ वाई जेड प्लेन पे है, तो यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, साइड लेंथ एल का, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ये बाहर की डायरेक्शन पे हो सकता है या फिर अंदर की डायरेक्शन पे हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसको ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स ये वाला नहीं लोगे। ठीक है, ओपन एरिया है तो फिर इसीलिए हम लोग ये वाला एंगल लेंगे ना। आपको ये एरिया वेक्टर का एल स्क्वायर आई कैप इसीलिए होगा एरिया वेक्टर। वेरी गुड। तो फ्लक्स शुड बी E vector dot with A vector, which is A L square I हो जाएगा and B L square I dot J is 0। तो इसीलिए फ्लक्स आपका A L square हो गया। एंड यूनिट्स में बताओगे हमेशा, तो यूनिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना जरा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वायर्स इस तरीके से इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं। ये आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक इनफाइनाइट वायर आपके वाई एक्सिस के अबाउट रखा हुआ है और एक एक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे लैम्डा 1 और यहाँ पे लैम्डा 2 रखा हुआ है। और आपको कह रहा है कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में एट पॉइंट पी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन मिल रहा है। एंड ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इट इज y इक्वल्स टू x बाई रूट 3। तो आपको लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 निकालना है। क्वेश्चन समझना, यहाँ पे ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, वही चीज मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया। ठीक है, चलो इसको बताओ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ r कितना होता है। हम्म,
कितना होता है, जल्दी बताओ। हेलो। यस सर। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ r? याद नहीं किया अभी तक? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाता है। अगर ऐसा इनफिनाइट वायर है, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा होता है, आपको एट अ डिस्टेंस ऑफ r अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है, तो दोनों एंगल पे सबटेंड ये 90 डिग्रीज हो रहा होता है, तो इसका सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r मिलता है। बाकी जो ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट नहीं होता है, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है, तो इसीलिए cos 90 cos बीटा माइनस cos अल्फा वाला फैक्टर जीरो है। एंड यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, तो साइन अल्फा एंड बीटा दोनों 90 डिग्रीज है, तो 2 टाइम्स हो जाता है, नीचे जो 4 होता है उसको कैंसिल कर जाता है ऊपर का 2, तो इसीलिए ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो मतलब वो इस इनफिनाइट वायर से y दूरी पर है, x दूरी पर है लैम्डा 2 से, और लैम्डा 1 वाले वायर से y दूरी पर है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लैम्डा 1 लिखोगे, तो दैट विल बी अलोंग दिस लाइन। ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लैम्डा 2 लिखूं, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ठीक है, एंड अगर ये एंगल थीटा है, तो tan of theta will be this value divided by this value, isn't it? Tan of theta, this is EY and this is EX, है ना? So EY by EX हो जाएगा ना? So स्लोप लैम बता रहे हैं। अरे यहाँ पे देख लो, स्लोप लोप छोड़ो ना, स्लोप लोप छोड़। मैं कह रहा हूँ कि एक y डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इतना है, x डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इतना है। मेरे को ये एंगल पता करना है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, राइट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस लाइन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंड वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना, तो ये EY बाई EX करेंगे ना हम लोग, स्लोप ही मान ले। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, लैम्डा 1 बाई y और लैम्डा 2 बाई x हो जाएगा, है या नहीं है? तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 x बाई y, tan theta is equals to tan theta. Now this simplifies lambda 1 by lambda 2 y by x tan theta. So y by x क्या पता है आपको? y by x इस इक्वेशन के थ्रू y by x is 1 by root 3. And what is the angle of this thing? What is the angle of this thing? बताओ जरा, इसका स्लोप कितना है ये? 1/√3। 1 by root 3. So tan theta is also 1 by root 3, है ना? So multiplied 1 by root 3. So ratio is 1 by 3. ठीक है, रेशियो इज 1 by 3. क्लियर है ना ये क्वेश्चन? इजी यस। क्वेश्चन, फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग गॉस लॉ, एग्जैक्टली गॉस लॉ से शुरू कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मामला इतना ही है। ठीक है, इस सबको रिवाइज कर लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आज का क्लास यहाँ यस सर। कंक्लूड करते हैं। थैंक यू गाइस।